आज हम बात करना चाहेंगे एमएनडी के पेशेंट की व्यक्तिगत साफ सफाई की। इसका अंदाज़ा परिवार वालों को मरीज़ की अवस्था के हिसाब से खुद ही लगाना होगा कि आपके मरीज़ को कब से फिज़िकली यानी दूसरे व्यक्ति की मदद की ज़रूरत है अपने निजी कामों के लिए। और जैसे ही आपको इस बात का एहसास हो कि अब मरीज़ अपना निजी कार्य पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है, प्लीज़ उनके ऊपर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि हो सकता है वो शुरुआती दौर में हिचकिचाएं। शुरू से शायद थोड़ा हाथ उठाने में परेशानी होने से उन्हें ब्रश करने में दिक्कत हो सकती है। मेल मेंबर हैं तो शेव करने में भी दिक्कत हो सकती है। हमारे केस में विनीत को शर्ट के बटन खोलने में और बंद करने में भी दिक्कत होती थी। यहाँ सोचने की बात यह है कि हो सकता है कि मरीज़ किसी के भी साथ काम करने में आराम ना महसूस करें, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि मरीज़ के निजी कार्य करने के लिए जो भी सहायक हो, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या बाहर से कोई हो, बस मरीज़ उनके साथ कंफर्टेबल हो। पहली बात तो सहायक या घर के सदस्य खुद ही तत्पर और जागरूक रहें कि कब मरीज़ को उनकी ज़रूरत है, क्योंकि शुरू से सफाई से काम होगा तो इन्फेक्शन फैलने के चांस नहीं होंगे। और शुरुआत में शायद मरीज़ को थोड़ा अनईज़ी हो, थोड़ा शर्म महसूस हो अपना काम किसी और से कराने में, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन्हें आरामदायक महसूस कराएं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मरीज़ की व्यक्तिगत साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे केस में विनीत को खुद ही बहुत आसपास की साफ सफाई पसंद थी। वो हर रोज़ नहाकर आने के बाद खुद ही हेल्पर को डायरेक्ट करते थे, सबसे पहले हेयर कोम कर दो, फिर पाउडर लगा दो, फिर डियो, फिर फेस क्रीम, उसके बाद पूरी बॉडी में मॉइस्चराइज़र और फिर लिप्स पर वैसलीन, इवन ईयरबड्स भी हर रोज़ यूज़ होते थे। इतने पर्टिकुलर थे वो। अगर ऐसे इंसान के ऊपर परिवार वाले ध्यान नहीं देंगे तो ज़रा सोचिए, उनका मेंटल पीस यानी उनकी मनोस्थिति क्या कमज़ोर नहीं पड़ेगी। और अगर ये सब प्यार से किया जाए तो वो कितना सुकून महसूस करेंगे और कितनी ताजगी की फीलिंग होगी उन्हें। इसी के साथ उन्हें ये एहसास भी होगा कि मेरी ज़िंदगी भी सभी की तरह चल रही है, जैसे कि पूरा जहां चल रहा है, जैसे कि मैं पहले चल रहा था, और ना ही मुझे किसी से अलग समझा जा रहा है। साथ ही मेरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम ये ध्यान रखें कि मरीज़ के बाल तो नहीं कटने, उसको हेयर कलर तो नहीं लगना, नेल्स तो नहीं कटने, या शेव रेगुलर हो रही है या नहीं। क्योंकि हो सकता है कुछ मरीज़ ये बातें बता ना पाएँ, कुछ बताएं और कभी शायद कुछ टाइम के बाद बताना बंद कर दें, या बताना उसके लिए पॉसिबल ही ना हो। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि जिस रूम में मरीज़ रहे वो रूम हमेशा नीट एंड क्लीन यानी साफ़ सुथरा रहे। जो चीज़ें और जो सामान पेशेंट इस्तेमाल करे, जैसे कि पेशेंट का बेड, पिलोज़, कंफर्टर इत्यादि, हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए। उनके हेल्पर्स भी अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि आपकी और हमारी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता तो अच्छी है, पर हमें पेशेंट का ख्याल रखना है जो कि अंदर से ऑलरेडी वीक है। उसे बाहरी इन्फेक्शन, यानी हम ये चाहते हैं कि पेशेंट को कोई भी और इन्फेक्शन या रोग ना होने पाए। ज़रा सोचिए कि कहीं हम थोड़ा भी उनका ख्याल रखने में चूक गए और मरीज़ को कोई संक्रमण हो गया,
पहले से ही हमारे परिवार का वो सदस्य इतनी बड़ी बीमारी का सामना कर रहा है और अगर उसके साथ और प्रॉब्लम्स हमारी लापरवाही की वजह से हो गई तो फेस तो हमारा पेशेंट ही करेगा ना। ज़रा सोचिए, थोड़ी सी भी ईचिंग कहीं होती है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। पेशेंट को अगर इन्फेक्शन की वजह से कहीं भी इचिंग जैसा कुछ हुआ तो शायद ठीक से बता भी नहीं पाएगा। कितनी उलझन होगी उन्हें इन्फेक्शन होने से अगर फीवरिश लगा तो कितनी कमज़ोरी लगेगी। और साथ ही अगर हमारा पेशेंट हिल भी नहीं सकता, क्या ये सब सोचकर आपका दिल सिहर नहीं जाता, मन नहीं करता उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखने को? क्योंकि ऐसा अगर होगा तो हमारा पेशेंट जीने की इच्छा भी खो सकता है। इतनी बड़ी बीमारी के साथ और परेशानी आने की वजह से उनकी मानसिक स्थिति पर असर और भी ख़राब हो सकता है। इसलिए ताकि पेशेंट की मनः स्थिति को हम एकदम ठीक रख सकें, पेशेंट की व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पेशेंट काम करने ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ भी उनके आसपास साफ सफाई का ख्याल रखवाएं। जब भी आप पेशेंट को डॉक्टर के क्लिनिक या हॉस्पिटल कहीं लेकर जाएं तो सफाई का बहुत ध्यान रखें। साथ ही हमें इस बात का भी बहुत ध्यान रखना होगा कि पेशेंट जिस इक्विपमेंट से एक्सरसाइज कर रहा है वो प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए। जैसे कि जनरली इसमें एक एपरेटस स्पायरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक वो शुरू से ही यूज़ होता है क्योंकि उससे लंग्स की क्षमता को आंका जाता है, उससे ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन रहते हैं, ये चेक रहता है। और क्योंकि उसका एक पार्ट पेशेंट अपने मुंह से फूंकता है तो उसको क्लीन रखना बहुत आवश्यक है। तो उसको एक आदत ही बना लें कि हर इस्तेमाल के बाद आप उस इंस्ट्रूमेंट को साफ कर कर ही रखें। ऐसे ही हम स्पीच थेरेपी के लिए भी जेड वाइप और ओरल स्टिमुलेटर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें जीभ को आगे पीछे करना होता है। तो जाहिर सी बात है आपको उसे हर इस्तेमाल के बाद जैसा बताया गया है वैसे धोकर या साफ करके रखना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये सब इक्विपमेंट्स सीधे आपके मुंह के कांटेक्ट में आते हैं। और भी जो अगर आप कोई ऐसा ओरल मोटर टूल्स स्पीच थेरेपी के लिए या अदरवाइज किसी भी एक्सरसाइज के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो प्लीज़ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। क्योंकि हम अपने पेशेंट की परेशानियां बढ़ा नहीं सकते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना है अगर इन्फेक्शन यानी संक्रमण कहीं से भी हुआ तो पेशेंट का प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगा। साथ ही हमें पेशेंट का जो वॉशरूम वो यूज़ कर रहा है उसकी सफाई पर भी ध्यान देना है, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकता है और क्योंकि पेशेंट अपने आप से ये सब नहीं कर सकता है या शायद कह भी नहीं सकता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखें। अगर आपका पेशेंट राइल्स ट्यूब से खाना ले रहा है तो प्लीज़ उसकी सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले तो सिरिंज का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें। जैसे आपको गाइड किया गया है उन डायरेक्शंस को प्लीज़ प्रॉपर्ली फॉलो करें। अगर सिरिंज वापस यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे अच्छे से स्टेरिलाइज करें। फीड देने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें। खाना बहुत ही नीटली तैयार करें। फीड देने से पहले सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रे में लगाएं। ऐसा करने से आपको फीड देने में भी आसानी होगी और साथ ही साथ पेशेंट को भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। खाना देने के बाद हल्के गुनगुने पानी से रायल्स ट्यूब को क्लीन ज़रूर कर दें। डॉक्टर से पूछकर रायल्स ट्यूब कब कब चेंज होनी है इसका ध्यान भी अवश्य रखें।
अब हम बात करते हैं कि अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमें शायद किस किस संक्रमण का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले अगर हम ओरल केयर पर यानी मुंह की सफाई पर ध्यान नहीं देंगे, यानी ब्रशिंग अगर सही नहीं होगी, तो प्लाक फॉर्मेशन, टूथ डिके यानी दांतों का सड़ना, गम डिजीज़ मतलब मसूड़ों की बीमारी हो सकती है। ठीक है, आप डॉक्टर से इसको ट्रीट करा सकते हैं, पर केवल सोचने वाली बात यह है कि वो इंसान पहले से ही इतना परेशान है और साथ में और परेशानियाँ, इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उनको कुछ और होने ही ना दें। अगर ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो ये भी हो सकता है कि जीवाणु मतलब बैक्टीरिया सलाइवा के साथ लंग्स में चले जाएं और निमोनिया हो जाए, तो ये फेटल भी हो सकता है। इसलिए हमें हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होगा। दूसरी बात ये कि पेशेंट को नहलाने का बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि आप उन्हें वीक में 2 से 3 बार ही नहलाएं, पर उन्हें हमेशा साफ रखें। मतलब अगर वो ना भी नहाएं तो पेशेंट को स्पॉन्ज करा के उनके सारे कपड़े चेंज करा दें, क्योंकि हमें पेशेंट को क्लीन रखना और ड्राई रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज पार्ट्स लाइक ग्रोइन एरिया यानी थाई के अंदर वाला पार्ट, ऐसे एरियाज़ में रैशेस और इन्फेक्शन बहुत जल्दी आ सकते हैं। रैशेस सबसे जल्दी वहाँ आएंगे जहाँ स्किन गीली रह जाएगी, और जहाँ स्किन आपस में टच कर रही होगी, जैसे कि ग्रोइन एरिया, ब्रेस्ट के नीचे, गले के फोल्ड्स, हाथ के फोल्ड्स, नीज़ के पीछे, फिंगर्स के बीच में। हर रोज़ की सफाई हमें इन सब परेशानियों से बचा सकती है, मगर ये शर्मनाक भी हो सकता है मरीज़ के लिए। अगर जिस मरीज़ की आप देखभाल कर रहे हैं वो ऑपोजिट सेक्स का है तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें, उसे आरामदायक महसूस कराएं। आई थिंक पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि पेशेंट को अगर वो मेल है तो मेल अटेंडेंट ही देखे और फीमेल है तो फीमेल अटेंडेंट ही देखे। रैशेस प्लीज़ चेक करते रहें। ग्रोइन एरिया और एनल एरिया में यीस्ट और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से रैशेस हो सकते हैं, तो जनरली गीला रहने या क्लीन नहीं होने की वजह से ही होंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पेशेंट कभी भी गीला ना रहे। टाइट अंडरवियर से भी रैशेस हो सकते हैं। कुछ मरीज स्मेल से भी एलर्जिक होते हैं, तो प्लीज़ उनका भी ख्याल रखें। डायबिटिक पेशेंट्स या पेशेंट्स जिनको कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हों, वो जल्दी इन्फेक्शन पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही बहुत कम होती है। उनका बहुत ध्यान रखना होगा। रैशेस से बचाने के लिए जैसे ही आपको लगे कि पेशेंट के कपड़े गीले हैं या अंडरवियर टाइट है, प्लीज़ उसे चेंज करें, बट उस एरिया को पहले 5 से 10 मिनट ड्राई होने दें और क्लीन ज़रूर कर दें। पर ये सब करते वक्त नम्रता को ध्यान में रखें। पेशेंट को कवर ज़रूर कर दें जिससे उसे शर्म ना महसूस हो। रैशेस वाले एरिया को हर रोज़ क्लीन ज़रूर करके रखें और चेक करते रहें, क्योंकि अगर वापस कुछ हो तो आप जल्दी से जल्दी उसे ट्रीट करा पाएँ। क्योंकि रैशेस का अगर हम थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे तो घर पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। बस हम स्किन को ड्राई रखें। अगर हमें सिम्टम्स ज़्यादा दिखें, जैसे पेन, स्वेलिंग, कुछ रेडनेस जैसा, जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे हमें मरीज़ को बचाना है वो है बेड सोर्स, ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर अल्सर्स यानी दबाव अल्सर्स, क्योंकि ये होती ही स्किन को
और टिश्यूज़ के ऊपर लंबे समय तक भार पड़ने से है, यानी प्रेशर्स रहने से। बेड सोर ज़्यादातर उस बॉडी एरिया पर होते हैं जैसे कि पैर पर, हड्डियों वाले एरिया पर होते हैं, जैसे कि पैर की हील्स, एंकल्स, हिप्स, टेल बोन्स, कंधे के पास, सिर के पीछे, नीज़ के साइड्स में और पीछे। बेड सोर से उस पेशेंट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है जो अपनी पोजीशन खुद नहीं बदल सकते। इसके लिए हम, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पर दबाव कम रखना है, तो पेशेंट की पोजीशन को बराबर बदलते रहें, इससे बहुत हेल्प होगी। मरीज़ की पोजीशन ठीक रखें, एक जगह पर प्रेशर ना पड़ने दें, खान पान अच्छा रखें। जिन पेशेंट्स को और भी प्रॉब्लम हो जैसे डायबिटीज़, सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, उनका स्पेशल ख्याल रखें। स्किन हमेशा ड्राई रखें, बिकॉज़ बेड सोर टाइप प्रॉब्लम्स एक बार हो गई तो ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है।